हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सेमेस्ट्रो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इशू है बोडोलैंड इशू। असम गवर्नमेंट जो है उसने क्रिएट किया है वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट फॉर डीलिंग विद द इशूज रिलेटेड टू 4 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उनके जो इश्यूज हैं उनके साथ डील करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट। इससे पहले जो है बोडोलैंड के जो अफेयर्स थे, मतलब जो भी इश्यूज थे उसके साथ जो डील करता था वो था वेलफेयर ऑफ प्लेन्स ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट। क्लियर? बोडोज जो है ये एक कम्युनिटी जो है असम की, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जिस्ट करती है। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है? कोकराझार, देन चेरांग, बक्सा एंड उदलगुड़ी। या मैप में आप देख सकते हो 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे रेड कलर में ये हाईलाइटेड है। देन बोडोज जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल जो कम्युनिटी है असम की, एंड 5 to 6% है जो टोटल स्टेट पॉपुलेशन की है। इससे पहले जो था बोडोज के पास काफ़ी बड़ा जो है एरियाज था असम का, बट धीरे धीरे जो ये एरिया है ये 4 डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड हो गया। बोडोज जो है इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इनकी डिमांड है कि एक सेपरेट बोडोलैंड जो है बनाया जाए, और काफ़ी जो है यहाँ पे हमें आर्म्ड स्ट्रगल भी देखने को मिला। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। In 1966-67, demand for a separate state called Bodoland was raised under the banner of the Plains Tribal Council of Assam। तो पहले जो एक पॉलिटिकल आउटफिट है प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम, उसने जो है फर्स्ट टाइम जो रेस की एक सेपरेट स्टेट की 1966-67 में, कॉल्ड बोडोलैंड। देन 1987 में एक एसोसिएशन थी ऑल इंडिया बोडो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसने रिन्यू की इस डिमांड को रिन्यू किया, डिवाइड असम 50-50। उनकी डिमांड क्या थी कि असम को जो है 50-50 डिवाइड किया जाए। 50% जो है वो असम पीपल का होगा एंड 50% किसका होगा? बोडो कम्युनिटी का। इसके बाद क्या हुआ कि असम मूवमेंट चली उसके बाद 1979 to 85 में। उस टाइम पे एक साइन हुआ असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड साइन हुआ जिसने एड्रेस की डिमांड्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड फॉर द एसमीज पीपल, लीडिंग द बोडोज टू लॉन्च अ मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ऑन आइडेंटिटी। असम अकॉर्ड जो है साइन हुआ 1985 में, जिसमें असम के जो लोग थे उनकी जो डिमांड्स थी उनको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड किया गया। उसी टाइम पे बोडोज को लगा कि उनकी अपनी आइडेंटिटी को एक खतरा है, तो उन्होंने जो है उस टाइम पे एक अनरेस्ट जो था स्टार्ट हुआ। देन दिसंबर 2015 में सेपरेटिस्ट ने, जो बोडो सेपरेटिस्ट की बोडो स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने 30 से ज़्यादा जो थे लोगों को मार डाला कोकराझार एंड सोनितपुर में। देन इन इन द 2012 बोडो मुस्लिम राइट्स भी हमें देखने को मिली, जहाँ पे जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे मारे गए थे, और 5 लाख जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे। उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, मतलब इधर उधर हो गए थे। देन पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ आर्म्ड ग्रुप भी जो है यहाँ पे काफ़ी हमें एक्टिव देखने को मिला है, जो कि डिमांड कर रहा है बोडो स्टेट की। देन अक्टूबर 1986 में एक एक ग्रुप था बोडो सिक्योरिटी फोर्स, जो फॉर्म हुआ था बाय रंजन डायमरी। रंजन डायमरी जो थे इन्होंने बनाया था। ये जो बोडो सिक्योरिटी फोर्स थी, इन्होंने फिर अपना नाम चेंज कर लिया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्वॉल्व थी अटैक्स में, किलिंग्स में, और लोगों से पैसा ऐंठने में, एक्सटोर्शन में। देन इन 1990s इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट द ग्रुप, कॉजिंग द लेटर टू फ्ली द बॉर्डरिंग भूटान। मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक ऐसा जो ऑपरेशन चलाया जिससे कि सेपरेटिस्ट जो थे उनको भूटान भागना पड़ा। इन भूटान द ग्रुप फेस्ड स्टिफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी एंड द रॉयल भूटान आर्मी। जब वो भूटान में चले गए वहाँ पे भी उनको जो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, वहाँ पे भी उनकी लड़ाई हुई। इंडियन आर्मी और रॉयल भूटान ने उनको स्टिफ जो है वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए गए बोडोज के अगेंस्ट। देन इन अक्टूबर 2008 बॉम्ब अटैक्स इन असम कैरिड आउट बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड किल्ड अराउंड 90 पीपल। क्लियर? 2008 में जो सेपरेटिस्ट थे इन्होंने बॉम्ब अटैक किया एक, जिसमें 90 के आसपास लोग जो थे मारे गए। देन इस ब्लास्ट के बाद जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड थी, ये 2 फैक्शन में डिवाइड होगी। एक थी नेशनल डेमोक्रेटिक
फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पी लेड बाय गोविंदा बासुमत्री एंड सेकेंड इज एनडीएफपी आर लेड बाय रंजन डायमरी। जो ये पी है एनडीएफबी पी थी, इसने जो है स्टार्ट की टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 2009 में। देन 2010 में जो डायमरी है उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको हैंड ओवर कर दिया बांग्लादेश को, और 2013 में इनको जो है बेल मिल गई थी। देन ये जो फैक्शन थी इसने फिर से स्टार्ट की पीस टॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। देन 2012 में इंगती कथार सोंगजीत जो थे उन्होंने एनडीएफबी-आर के साथ जो था अपने आप को अलग कर लिया और अपनी एक अलग से जो एक फैक्शन बनाई इन द नेम ऑफ एनडीएफबी-एस। अब ये जो फैक्शन थी इसने जो है अराउंड 66 लोग जो थे आदिवासी वो असम में मार दिए 2014 में। अब एनडीएफबी-एस जो है, याद रखना है, एनडीएफबी-एस जो है ये बाद में बनी है, जो कि अलग हुई थी एनडीएफबी-बी से। क्लियर? ये अगेंस्ट है गवर्नमेंट से बातचीत करने में। ये जो फैक्शन है ये अभी भी एक्टिव है, और जो सोंगजीत है ये खुद एक कर्बी है और बोडो नहीं है, मतलब ये जो है कर्बी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ना कि बोडो कम्युनिटी से, और इसी ने ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इसको स्टार्ट किया है। होम मिनिस्ट्री ने एनडीएफबी को और इसके जितने भी ग्रुप्स और फैक्शंस हैं इनको एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा कि कैसे ये जो आउटफिट है ये पॉलिटिकल से एक मिलिट्री आउटफिट बन गया, और इसने आम लोगों को और आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट भी जो है अटैक स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये न्यूज़ में था, आज पढ़ लेते हैं क्या है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल का क्या मतलब होता है कि ना ही वो प्योरली जुडिशियल बॉडी है ना ही वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एक मिक्सचर है दोनों का। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो केसेस देखती है किससे रिलेटेड, इंडियन कंपनी से रिलेटेड। ट्राइब्यूनल जो है ये इस्टेब्लिश की गई कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्राइब्यूनल होती क्या है। अब देखो, कोई ऐसी कोर्ट जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हो, वो प्योरली कोर्ट नहीं होती है, उसमें दोनों तरह के मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी मेंबर होते हैं, या आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ होते हैं, या और इसके साथ जो है जजिस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के केस में जो है हाई कोर्ट के जजिस हो सकते हैं। देन ऐसी ही हमारे पास कौन सी एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। वहाँ पे इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं वो भी एनजीटी का पार्ट है, और जो जजिस हैं वो भी एनजीटी का पार्ट है। तो ये क्या होगी, एक क्वाजी जुडिशियल एक बॉडी होगी। तो ये जो ट्राइब्यूनल है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये इस्टेब्लिश की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब देखो ये जो है एक्ट आपने याद रखना है जिसके अंडर ये इस्टेब्लिश की गई है, एंड इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वी बालाकृष्ण इरादी कमेटी। आपने ये भी याद रखना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी। इरादी कमेटी इसको जो है हम बोलते हैं मेनली, और जो चेयरमैन थे इसके वी बालाकृष्ण इरादी। क्यों बनाई गई थी कि ऐसे जितने भी केसेस जहाँ पे कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, उसके पास जो है अपना कर्जा जो है चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसी कंपनीज के लिए ट्राइब्यूनल बनाई गई थी। तो जितने भी केसेस होंगे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब किसी कंपनी का दिवालिया निकल आता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो वो सारे केसेस कहाँ जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंडर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जितने भी केसेस जो हैं बैंकरप्सी से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, कंपनीज के या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उनके अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वो किसके पास जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। और जो है मैंने पहले भी लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती हैं, कि जहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी इंडिविजुअल जो है लाइबिलिटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वन गुर्जर्स। वन गुर्जर जो है ये फॉरेस्ट गुर्जर्स हैं। कहाँ पे मिलेंगे आपको, शिवालिक हिल्स में मिलेंगे। कहाँ पे, उत्तराखंड में,
ठीक है, तो याद रखना प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि वन गुर्जर जो कम्युनिटी है ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। ये मेनली इस्लाम को फॉलो करते हैं, इनकी खुद की अपनी क्लैंस होती हैं, सिमिलर टू हिंदू गोत्रास। जैसे हिंदू कम्युनिटी में गोत्रास होते हैं, ऐसे ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनमें क्लैंस होते हैं। दे आर पेस्टोरल सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, तो एक सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है, पेस्टोरल है। इट मीन्स कि ये चरवाहे हैं जो कि इधर से उधर जो है घूमते हैं। क्लियर? किस लिए घूमते हैं? जो इनको फीड स्टॉक जो है अपनी कैटल्स के लिए मिल सके। देन वन गुर्जर्स हैव हैड कन्फ्लिक्ट्स विद द फॉरेस्ट अथॉरिटीज हु प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे इशू क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। मेन इशू क्या है कि कोविड के कारण जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बैन कर दिया है कि ये जो कम्युनिटी है ये जो है फॉरेस्ट में नहीं जा सकती, जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे विजिट नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको अपनी फॉरेस्ट से बाहर रहना पड़ रहा है। अब देखो जो भी ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो मेनली डिपेंडेंट होती है कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होते हैं। अब इनको फॉरेस्ट से बाहर रहना पड़ रहा है प्रोटेक्टेड एरिया से, तो काफ़ी इनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है। इनको खाने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है, मतलब लगा लो कि बड़े ही ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ ने उनको मना कर दिया कि आप प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं जा सकते हैं। इनका पुराना जो पास्ट है वहाँ पे भी हमने देखा है कि गुज्जर जो कम्युनिटी है, वन गुज्जर कम्युनिटी, उनका फॉरेस्ट अथॉरिटी से डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ जो है वो प्रोहिबिट करते हैं कि आप कोई भी ह्यूमन या जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो किसी रिजर्व्ड पार्क के अंडर जो है वो अलाउड नहीं है, वो कम्प्लीटली क्या है, प्रोहिबिटेड है। क्योंकि वो ब्लेम करते हैं फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ वन गुर्जर कम्युनिटीज़ के ऊपर कि ये जो कम्युनिटी है ये टिम्बर स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, या जो पोचिंग है, पोचिंग का मतलब होता है शिकार जो है करना प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का, उसमें ये क्या है, इन्वॉल्व है। क्लियर? आई होप आपको ये जो है डिस्प्यूट अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है कि वन गुर्जर कम्युनिटी जो है ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है। क्लियर? और ये भी याद रखना कि इस्लाम को जो है ये फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आप वर्ड देख रहे होगे प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होते हैं कि जो कम्युनिटी या जो लोग हैं वो ग्रेजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? और ऐसी जो कम्युनिटी होती है मेनली ये मूवमेंट करती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स, कि जहाँ पे उनको जो है ग्रीनरी मिलेगी, ग्रीन जो है चारा मिलेगा, वो उस साइड मूव करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिग्रे क्राइसिस। ये आपके प्रीलिम्स और GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो है ये टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले आपको मैप समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये इथोपिया है। क्लियर? इथोपिया का आप देख रहे हो कि इथोपिया का जो नदरन पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो है ये टिग्रे स्टेट है इथोपिया की। अब जो क्राइसिस है वो टिग्रे में है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं पहले। यूनाइटेड नेशन ने अभी जो है, यूनाइटेड नेशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कि ये जो टिग्रे रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फेमाइन जो है आ सकती है। तो समझते हैं कि क्या रीज़न है यहाँ पे फेमाइन आने के। फेमाइन आपको पता है कि जो भूखमरी हो जाती है, जब खाने की जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और लोगों को खाने को नहीं मिलता। अब समझते हैं इसको, क्या ऐसी कंडीशंस आ गई कि जो फेमाइन जैसी सिचुएशंस यहाँ पे आ गई हैं। इथोपियन प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, इन्होंने ऑर्डर किया था कि एयर मिलिट्री ऑपरेशन जो है टिग्रे रीजन में नवंबर 2020 में, क्योंकि उस टाइम पे जो नदरन रीजन की रूलिंग पार्टी थी, जो टिग्रे रीजन की रूलिंग पार्टी थी, टिग्रेस पीपल लिबरेशन फ्रंट, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया, उनको ब्लेम किया कि ये जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल है फेडरल आर्मी के ऊपर, जो सेंट्रल आर्मी है वहाँ की, उनके ऊपर इसने अटैक किए हैं। क्लियर? देन ये जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, ये डोमिनेटेड है नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी सदियों से, जब तक अबी अहमद जो थे वो पावर में नहीं आए। कब आए थे ये पावर में? 2018 में। और जो है फेडरल फोर्सेस जो है मतलब जो ये नेशनल जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है,
इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अबे अहमद ने एरिश्रिया के साथ मिलकर जो है उनके ऊपर अटैक किया है। तो ये एक मेन इशू है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया कि 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया थी, उन्होंने उन्होंने एक्यूज़ किया जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, जो टिग्रे की वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, कि ये जो पार्टी है ये इन्वॉल्व है सेंट्रल जो आर्मी है उसके ऊपर अटैक करने में। ठीक है, कि ये जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है ये रिस्पॉन्सिबल है सारे अटैक्स के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो है ये एक डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी थी उस रीजन में, जब तक अभी अहमद जो है वो पावर में नहीं आए 2018 में। और ये जो पार्टी है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, इसने जो है एक्यूज़ किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एरिश्रिया के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रही है। अबे अहमद जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में, डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन द नवंबर आफ्टर द आर्मी एंटर्ड द रीजनल कैपिटल माकेल। माकेल में जो है आर्मी जो है इथोपियन आर्मी वो एंटर कर गई थी और वहाँ पे जितने भी रिबेल्स थे उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री अपनी डिक्लेयर कर दी थी इथोपियन आर्मी ने। बट उसके बाद भी जो फाइटिंग है इनके आपस के बीच में और जो टकराव था वो कंटिन्यू रहा, और एक जो डर था बना रहा सिविलियंस पॉपुलेशन में कि जो अटैक्स जो हैं दोनों तरफ से होने के चांसेस हैं। मतलब सिविलियंस के में एक डर था अजीब सा कि हो सकता है कि फाइटिंग कभी भी हो सकती है। देन टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो है इनको लगा कि हम जो है नेशनल उससे जो है साइडलाइन हो गया कम्प्लीटली नेशनल लेवल से। और अभी अहमद की जो गवर्नमेंट थी उनको इन्होंने एक्यूज़ किया कि ये जो गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है इथोपिया में डिस्टेबलाइजेशन लेकर आने में, कि इथोपिया में जो भी चल रहा है चाहे वो एथनिक वायलेंस हो। एथनिक वायलेंस होती है जब किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी के ऊपर, एक पर्टिकुलर ट्राइब के ऊपर अटैक किया जाता है। तो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने यहाँ पे जो है यूथोपियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बोला है कि ये जो गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है एथनिक वायलेंस के लिए। देन प्राइम मिनिस्टर जो अबे अहमद थे इन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फर्स्ट ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाएंगे इथोपिया में 2020 में। बट कोविड जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ये जो इलेक्शंस हैं ये पोस्टपोन किए गए। बट जो यहाँ पे टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है उन्होंने माना है कि जो अबे अहमद जो कि अबे अहमद जो है उनका वोट बैंक जो है वो कम हो गया, इसकी वजह से जो है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सटेंशन है कि अबे अहमद की जो वोट बैंक था वो कम हुआ, इसीलिए जो है वहाँ की सरकार ने जो है इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया। क्लियर, ये ऐसा ब्लेम कर रही है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। देन उस पार्टी ने क्या किया, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने अपने रीजनल इलेक्शन कंडक्ट करवाए और उनको वहाँ पे विक्ट्री मिली। क्लियर, बट अबे अहमद की गवर्नमेंट ने ये जो इलेक्शंस थे ये इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। क्लियर, और तब से ही दोनों पार्टीज के बीच में वायलेंस जो है चल रहा है। क्लियर, तो समझ आ गया होगा कि ये वायलेंस के कारण क्या हो रहा है कि टिग्रे की जो रीजन है वहाँ पे टिग्रे रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटली जो है साइडलाइन किया हुआ है, जहाँ पे जिसके लिए उनके जो है वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी आ गया। उन रिसोर्सेज की कमी के कारण वहाँ पे फेमाइन आने के चांसेस हैं। ये जो है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है आपका रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग का मतलब हुआ जो लेटे हुए हैं गौतम बुद्ध इस पोजीशन में। क्लियर, अब पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। आपको पता है कि 26 मई को जो है सेलिब्रेट किया गया बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बोलते हो, और इसको वैसाख भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो इंस्टॉल करना था बोध गया में, बट कोविड के कारण जो है कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं थी, तो इसको जो है अभी के लिए रोक दिया गया है। देन रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बुद्धा का जो लास्ट फेज था उनकी, जब उनको वो बीमार हो गए थे डेथ से पहले, तो उसको जो है वो कंडीशन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है थ्रू अ फिगर। ठीक है, और ये जो स्टेज है बुद्धा की डेथ की इसको क्या बोला जाता है, परिनिर्वाणा। आपने याद रखना है, परिनिर्वाणा।
और बुद्धा को जब इनलाइटनमेंट मिली तो उस जो है उसको क्या बोला जाता है, निर्वाणा। याद रखना है, इनलाइटनमेंट को निर्वाणा बोला गया है और जो डेथ है उसको क्या बोला गया है, परिनिर्वाणा। या फिर इसको ग्रेट साल्वेशन भी बोलते हैं, ग्रेट साल्वेशन आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद जो मोक्ष मिला है ये ग्रेट साल्वेशन है। और ये कब मिलती है, जब किसी आत्मा को, किसी सोल को जब इनलाइटनमेंट मिल जाती है। क्लियर। बुद्धा की जो डेथ है ये 18 ईयर्स की एज में आई थी, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो कि बिहार के साथ बॉर्डरिंग रीजन है। देन महापरिनिर्वाणा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हैपनिंग है कुशीनगर में, बुद्धा के डिमाइस की। अब बुद्धिस्ट जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया कि जो परिनिर्वाणा है ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद किसी भी तरह का रीबर्थ नहीं होता है। क्लियर। तो जो ये साइकिल है बर्थ का एंड डेथ का, जब परिनिर्वाणा मिल जाएगा तब उसके बाद ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो जाता है और कंप्लीट जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देन ये जो स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, यहाँ पे जो उनके हैंड है बुद्धा को दिखाया गया है, बुद्धा के जो है राइट साइड पे दिखाया गया है बुद्धा को, और उनका जो हेड है वो एक कुशन के ऊपर जो है रेस्ट कर रहा है। क्लियर। ये एक आइकोनोग्राफिक एक पॉपुलर डिपिक्शन है बुद्धिज्म की, और ये क्या डिपिक्ट करती है हमें कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें पोटेंशियल है, उनमें क्षमता है कि वो अपने आप को जगा सकते हैं, और ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, यहाँ इससे क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देन ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है ये फर्स्ट डिपिक्ट किया गया गंधारा आर्ट में। आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा गंधारा आर्ट, जो कि स्टार्ट हुई थी अराउंड 50 BC से लेकर 75 AD में। अब देखो ये BC और AD क्या है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो जिस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको बोलते हैं क्रिश्चियन एरा। क्लियर। क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन एरा। ये फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर कौन सा था, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। अब इससे पहले जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लिखेंगे BC, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो है AD। ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये, कि BC जो है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम है, और जो AD है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है। क्लियर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2021 साल हो चुके हैं। क्लियर। तो फर्स्ट जो है डिपिक्ट किया गया इसको 50 BC एंड 70 AD के बीच में, किस टाइम पे, ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, जो कुशान राज जो था उस टाइम पे रूल कर रहा था। आगे देखते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ पे है। एक तो श्रीलंका में है, श्रीलंका में ये ज़्यादातर सिटिंग पोस्चर में है मेनली, बट रिक्लाइनिंग पोस्चर जो है ये ज़्यादातर जो है प्रिविलेंट आपको मिलेगा थाईलैंड में। तो याद रखना है सिटिंग जो बुद्धा है ये आपको श्रीलंका में ज़्यादा मिलेंगे, और जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है ये आपको थाईलैंड या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा है वर्ल्ड के, वो 600 फीट के हैं, जो कि विंसेंट ताव्या बुद्धा हैं। कब बनाया गया था इस स्टैचू को, 1992 में। मालवे माइन कहाँ पे है ये, म्यांमार में। तो याद रखना म्यांमार में लार्जेस्ट जो है स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का 600 फीट। देन 15th सेंचुरी में 70 मीटर बुद्धा का रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू बनाया गया। हिंदू टेम्पल साइट है ये कहाँ पे, बोपफुहॉन कहाँ पे है, कंबोडिया के अंकोर वाट में। ठीक है, याद रखना अंकोर वाट जो जगह है कहाँ पे, कंबोडिया में। देन भमला बुद्धा है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहाँ पे। ये कब जो बनाया गया था, 2nd सेंचुरी AD में, और इसको माना गया कि ओल्डेस्ट स्टैचू है ये वर्ल्ड का। देन सेवरल जो स्टैचूज जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा के वो हमें मिले हैं चाइना में, थाईलैंड में, जापान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। देन रिक्लाइनिंग बुद्धा के जो है इंडिया में स्टैचूज जो है ये कहाँ पे है मेनली, ये केव नंबर 26 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। नाम क्या है केव का, अजंता केव्स।
contains 24 foot long and 9 foot long sculptures of reclining Buddha believed to have been carved in the 5th century AD। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं ये कब जो है कार्व किए गए, कब बनाए गए? 5th century AD में। याद रखना केव नंबर 26 ऑफ अजंता। देन यहाँ पे बुद्धास को रिक्लाइनिंग जो है दिखाया गया है और उनके पीछे जो है 2 साल के ट्रीज हैं, जो साल है वो यहाँ पे ट्रीज दिखाए गए हैं बुद्धा के पीछे। और इनके बेस में जो है जो नीचे जो है बैगिंग बोल, जो भिक्षा जो मांगते थे जिस बाउल में, वो बाउल जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। एक पानी पीने वाला पिक्चर जो है, घड़ा जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। देन वॉकिंग स्टिक है बुद्धा की, तो याद रखना है वॉकिंग स्टिक, पानी पीने वाला घड़ा, उनका बैगिंग बाउल, ये जो है बुद्धा के पास पड़े हैं। और जो पीछे है उनके 2 साल ट्रीज आपको यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। देन दीज डिपिक्शंस आर शोन सिटिंग इन मॉर्निंग, सेलेस्टियर बीइंग आर शोन ऑन द टॉप, रिजॉइसिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ बुद्धाज अराइवल इन द हेवन। मैंने आपको बताया कि जैसे ये परिनिर्वाणा की स्टेज है, तो यहाँ पे जो है एक मॉर्निंग की दुख भरा जो है यहाँ पे एक सिचुएशन जो है यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, जो सेलेस्टियल और उसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं यहाँ पे, जैसे चंद्रमा है या जो स्टार्स हैं वो डिपिक्ट की गए हैं, जो एक खुशी का माहौल दिखाया गया कि बुद्धा जो है वो कहाँ पे है? हेवन में है। क्लियर? देन कुशीनगर जो है वेयर द बुद्धा एक्चुअली अटेंड परिवाना, कुशीनगर में मैंने आपको बताया कि बुद्धा को है परिनिर्वाणा मिला था, मोक्ष मिला था। हैज़ अ 6 मीटर लॉन्ग रेड स्टोन मोनोलिथ स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा इनसाइड द परिनिर्वाणा स्तूप। वहाँ पे परिनिर्वाणा स्तूप है। स्तूप क्या होता है? एक ऐसी एक ऐसा आर्किटेक्चरल बॉडी है जहाँ पे जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनके एशिस रखे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमें रेड सैंडस्टोन का एक मोनोलिथ स्टैचू मिलता है रिक्लाइनिंग बुद्धा का परिनिर्वाणा स्तूप के अंदर। स्तूप आपने याद रखना है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के एशिस जो है रखे जाते हैं। देन अदर डिपिक्शंस देख लेते हैं बुद्धा की। ये जो पोस्चर है ये क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा है। देखो यूपीएससी में आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धा के जो पोस्चर हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं। तो भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है ये आप देख सकते हो, जो उनका हैंड है, जो हाथ है, ये एक पॉइंट कर रहा है ग्राउंड की तरफ। ये जो सिंबलाइज करता है कि इनलाइटनमेंट को ये डिपिक्ट करता है कि बुद्धा को जो इनलाइटनमेंट मिली है। क्लियर? देन एट सारनाथ वेयर द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन, कि जो गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो है उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, वो जो स्टोन स्टैचू है उसमें भी एक हैंड गेस्चर दिखाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र मुद्रा। और ये जो ओकेजन है इसको बोला गया है धर्म चक्र। धर्म चक्र जो है इसमें जो है बुद्धा ने फर्स्ट जो सरमन दिया था उसको धर्म चक्र बोला गया है कि बुद्धा ने क्या किया था? 8 फोल्ड पाथ दिए थे। 8 फोल्ड पाथ, 8 मार्ग दिखाए थे इनलाइटनमेंट के। क्लियर? ये मोस्ट पॉपुलर डिपिक्शन है बुद्धा की। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बोधि ट्री मिलेगा, जो कि एक होली ट्री है बुद्धिज्म में। और बोधि ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? बोधि ट्री के नीचे बैठकर ही जो है गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली थी। देन ये जो मुद्रा है ये है धर्म चक्र मुद्रा। जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया, ये उसकी पिक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गौतम बुद्ध के हैंड्स को ये डिपिक्ट करते हैं, जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया। और जो सिटिंग बुद्धा है ये कॉमन डिपिक्शन है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि बुद्धा जो है क्या वो कर रहे हैं? टीचिंग या मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हैं। क्लियर? और ये जो है सिग्निफाई करता है कि टीचिंग से कैसे जो है निर्वाणा आपको मिल सकता है, कि बुद्ध जो है वो टीचिंग करते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो है आप निर्वाणा अचीव कर सकते हो, एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हो। और वॉकिंग बुद्धा जो है ये डिपिक्ट करता है आइदर बिगनिंग इस जर्नी टुवार्ड्स एनलाइटनमेंट और रिटर्निंग
आफ्टर गिविंग अ सरमन। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट करता है वॉकिंग बुद्धा का स्टैचू, कि या तो वो इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इनलाइटनमेंट की तरफ जो उनको सिद्धि प्राप्ति हो रही है, या फिर वो अपना उपदेश देकर वहाँ से जा रहे हैं। ये लीस्ट कॉमन पोस्चर है जो मोस्टली आपको कहाँ पे मिलेगा, थाईलैंड में। आप कभी मार्केट जाओ ना, कभी गिफ्ट शॉप पे, तो आपको यहाँ वहाँ पे ऐसे बुद्धा के काफ़ी स्टैचूज जो हैं, छोटे छोटे मिनी स्टैचूज वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप इजीली जो है देख सकते हो कि गौतम बुद्ध की क्या फॉर्म है और वो क्या सिंबलाइज करती है। क्लियर? तो आज का ये करंट अफेयर लेक्चर था। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डेली क्विज़ भी वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। वो जो क्विज़ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।